हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे ब्रीडिंग वर्क डन ऑन वीट। गेहूं के ऊपर क्या क्या ब्रीडिंग का के बारे में कार्य किए गए, क्या क्या कार्य किए गए, ब्रीडिंग के वर्क्स क्या क्या किए गए गेहूं के उन्नत किस्में प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो गेहूं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्रॉप है हमारे कंट्री का, हमारे देश का, और इवन इन वर्ल्ड अबाउट 7.8 बिलियन पीपल जो हैं वो गेहूं पर निर्भर करते हैं। गेहूं पर पूरी तरह से दे आर डिपेंडेंट ऑन वीट। और ऐसा देखा गया है कि वर्ल्ड के अंदर करेंटली वर्ल्ड के अंदर वीट का जो प्रोडक्शन है 734.74 मिलियन टन्स है, और ये तीसरे नंबर पर मोस्ट प्रोड्यूस सीरियल के अंदर आता है, अनाज के अंदर आता है तीसरे नंबर पर आफ्टर मेज़ एंड राइस। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है राइस का, एंड फिर होता है इसका मेज़ का, एंड राइस का होता है, राइस इज़ चावल का, देन मक्के का, एंड फिर उसके बाद में गेहूं का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन वर्ल्ड के अंदर होता है। गेहूं हम कई रूप के अंदर हम गेहूं को काम में लेते हैं। हम जैसे अपने देश में तो हम इसकी ब्रेड बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, बिस्किट्स, कुकीज़, केक्स, कई डिशेस के अंदर में हम गेहूं को काम में लेते हैं। इवन इसका फर्मेंटेशन करके इससे बियर बनती है, कई अल्कोहलिक बेवरेजेस बनती है, एंड इसको एज बायोफ्यूल भी इसको काम में लिया जाता है गेहूं को। देन वर्ल्ड के अंदर दूसरे तरीके से गेहूं को बहुत काम में लिया जाता है, इन तरीक़ों से भी काम में लिया जाता है, एंड काफ़ी तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है पूरी दुनिया के अंदर। तो इसलिए गेहूं की जो ब्रीडिंग करने का, इसको और ज़्यादा इसकी उन्नत किस्में प्राप्त करने के लिए काफ़ी ज़्यादा रिसर्च गेहूं के ऊपर हुई है। एंशियंट कल्टीवर्स जो थे, जो प्रिमिटिव टाइम के अंदर जो कल्टीवर्स थे, वो जो गेहूं की उन्नत किस्मों से जो उनका मतलब होता था, उनका तात्पर्य ये होता था कि जो हम गेहूं की जो वैरायटीज़ हम प्राप्त करें, जो किस्में हम प्राप्त करें, वो डिज़ीज़ उनके अंदर कम ऐसी होएं वो कि उनके अंदर कोई रोग ना लगे, पेस्ट रेजिस्टेंस होए उनके अंदर, जो ये जो कीटों से जो उनके अंदर इन्फेक्शन होता है वो ना हो, पेस्ट रेजिस्टेंस हो, डिजीज़ रेजिस्टेंस हो, और बहुत ज़्यादा और भी दूसरे जो इसके अंदर जो हमें इसकी जो एडिबल जो इसके गुण हो, हाई क्वालिटी, इम्प्रूव क्वालिटी हम वीट की हमें प्राप्त हो। अल्टीमेट गोल ये होता था। ठीक है, तो इस गोल को अचीव करने के लिए अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग कार्य सोसाइटीज़ बनी, नियम बने, कानून बने अलग अलग देशों के अंदर। जैसे ब्रिटिश सोसाइटी ऑफ प्लांट ब्रीडर्स, ब्रिटेन के अंदर क्या है कि टिल 1960s के तक तो क्या था कि गेहूं की जो ब्रीडिंग थी वो इट वाज कन्फाइंड टू ओनली रिसर्च इंस्टीट्यूट्स तक ही कन्फाइंड थी। रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में ही गेहूं की ब्रीडिंग होती थी, ब्रीडिंग का कार्य होता था। लेकिन बाद में 1964 के अंदर जब प्लांट वैरायटीज़ एंड सीड एक्ट वहाँ पर बन गया, तो फिर क्या हुआ, ब्रीडर्स को दे वर अलाउड टू ग्रो, प्राइवेट लैब्स को अलाउ कर दिया गया प्लांट ब्रीडिंग के प्रोग्राम के अंदर वर्क करने के लिए। ब्रीडिंग प्रोग्राम इट वाज एज अ रिजल्ट मोस्ट ऑफ द प्लांट ब्रीडिंग इट वाज कैरीड आउट इन प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर भी ब्रीडिंग प्रोग्राम को कैरी आउट करने के लिए परमिशन दे दी गई। एंड जो ये वीट की ब्रीडिंग के लिए जो फंड, जो पैसे की आवश्यकता होती थी, वो पैसा फार्मर्स से कलेक्ट करके और फिर जहाँ पर ब्रीडिंग प्रोग्राम्स चलाए जाते थे वहाँ पर वो पैसा प्रोवाइड किया जाता था। जो उन्नत किस्म के बीज होते थे वो प्रोवाइड किए जाते थे, और इस तरह से गेहूं की ब्रीडिंग का कार्य किया जाता था ब्रिटेन के अंदर। इसी तरह से हमारे देश के अंदर भी प्लांट की ब्रीडिंग का कार्य किया जाता है। हमें सरकार से, जो हम कहते हैं ना, हमें सरकार से पैसे मिलते हैं गेहूं की ब्रीडिंग के लिए। सरकारी लैब्स के अंदर ब्रीडिंग प्रोग्राम्स चलते हैं, कई ज़्यादा प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स लैब्स के अंदर भी कैरी ऑन होते हैं। तो इस तरह से गेहूं की उन्नत किस्मों को डेवलप करने के लिए
प्लांट ब्रीडिंग के कई प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, हमारे देश के अंदर ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर चलाए जा रहे हैं। जो फर्स्ट जनरेशन प्लांट ब्रीडिंग की जो गेहूं की आती है, फर्स्ट जनरेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, जिसे हम F1 जनरेशन कहते हैं, ये F1 जनरेशन के अंदर तो क्या होता है, एक्सटर्नली ऑल क्रॉप्स दे आर यूनिफॉर्म, सारे के सारे क्रॉप्स हमें एक्सटर्नली एक से दिखाई देते हैं। लेकिन बाद में F2 जनरेशन जो आती है उसके अंदर सेग्रीगेशन हो जाता है और फिर उसके अंदर जो है सारे हमें यूनिफॉर्म कैरेक्टर्स, जनरेशन शो इनॉर्मस डाइवर्सिटी ऑफ डिफरेंट जीन कॉम्बिनेशंस की, इनॉर्मस हमें डाइवर्सिटी, विभिन्नताएं हमें देखने को मिलती है F2 जनरेशन के अंदर। इसलिए क्या हुआ लेकिन प्लांट ब्रीडर्स, इसलिए फिर प्लांट ब्रीडर्स ने जो कन्वेंशनल मेथड्स थे उसके अंदर क्या होता था कि वो जो गेहूं ग्रो होते थे उनके अंदर जो उनको इम्पॉर्टेंट वेराइटीज़ जो उनको लगती थी, जो काम की वेराइटीज़ जो लगती थी, उनको छांट लिया करते थे, फिर उनको सेल्फ पॉलिनेट करते थे, फिर उनको ग्रो करते थे और अल्टीमेटली जब तक कि डिज़ायरेबल पूरी की पूरी क्रॉप के अंदर हमें डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स उनके अंदर नहीं मिलते थे, तब तक उन क्रॉप्स को ग्रो करते जाते थे और पूरी की पूरी फसल को डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स वाली ऑब्टेन करने के लिए उसको ग्रो करते जाते थे। तो इस तरह से ये प्रोसेस बहुत लंबा होता था और करीबन 10-12 वर्ष का समय लग जाता था। लेकिन विद द एडवांसमेंट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग की तकनीक के द्वारा और इन विट्रो टेक्निक्स के द्वारा जो है आज के युग में, आज के इसके अंदर हम कई तरीकों से गेहूं की प्रॉपर वेराइटीज़ को हम ग्रो कर सकते हैं। बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन has also been used to shorten the life cycle of wheat, allowing it to be grown at higher latitudes with shorter growing season। लेकिन आज के युग में विद एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज अब हम क्या करते हैं, गेहूं की एफर्ट्स ऑफ ब्रीडर्स have resulted in recent appearance of alternative wheats that can be planted both in winter and in spring season। और एक वर्ष के अंदर हमें 2 फसलें गेहूं की प्राप्त की जा सकती हैं, प्लस जो गेहूं है वो हायर लैटिट्यूड्स पर भी उगाए जा सकते हैं और लाइफ साइकिल जो वीट की है उसको शॉर्टन कर सकते हैं। ये सारा का सारा पॉसिबल हुआ है ड्यू टू द एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के कारण ये सारे आज के युग में ये पॉसिबल हो पाया है। ठीक है, तो इस तरह से हम प्लांट ब्रीडिंग के कई तरीके होते हैं जिससे हम जीन मॉडिफिकेशन करके, मैनिपुलेशन करके कैरेक्टरिस्टिक्स को, डिलीटिंग जीन्स, इंसर्टिंग न्यू जीन्स, कई तरीकों के द्वारा हम गेहूं की बेटर वेराइटीज़ को हम ऑब्टेन कर सकते हैं। सम ब्रीडर्स दे रन पैरेलल ब्रीडिंग प्रोग्राम्स इन नाउ। प्लांट ब्रीडिंग के जो प्रोग्राम्स हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, सभी कंट्रीज़ के अंदर प्लांट के ब्रीडिंग प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। एंड ब्रीडर्स का जो मेन एम होता है, देयर एम इज़ टू कंप्लीट होमोजाइगोट व्हीट प्लांट्स एंश्योरिंग दैट अ वेराइटी इज़ यूनिफॉर्म अक्रॉस द पॉपुलेशन। होमोजाइगोट व्हीट ब्रीडर्स का जो मुख्य एम होता है, मुख्य उद्देश्य होता है, वो ये होता है कि वो होमोजाइगोट व्हीट प्लांट्स को प्राप्त करें। दिस इज अचीव बाय मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कॉल्ड सेल्फिंग। और ये कैसे अचीव किया जाता है? बाय सेल्फिंग के द्वारा, वेयर डेवलपिंग व्हीट सीड इज फर्टिलाइज्ड बाय द पॉलन ऑफ द सेम पेरेंट प्लांट। जहाँ पर कि जो व्हीट का जो सीड है, उस सीड को जिसके अंदर रिप्रोडक्शन का मेथड जो होता है उसको सेल्फिंग कहते हैं, जहाँ पर कि डेवलपिंग व्हीट सीड को उसी के पोलन के द्वारा, उसी पेरेंट के पोलन के द्वारा फर्टिलाइज किया जाता है। तो क्या होएगा, जो ट्रेंड्स मिलेंगी, जो ऑफ स्प्रिंग्स जो हमें मिलती हैं, जो ट्रेड्स हमें जो मिलती हैं, वो ट्रेड्स जो होती हैं दे आर होमोजाइगोट, या वो होमोजाइगस इन नेचर होती है। नाउ इसी तरह से प्लांट ब्रीडिंग के अंदर एक डबल हैप्लॉइड टेक्निक भी व्हीट प्रोडक्शन के अंदर काम में ली जाती है। व्हीट ब्रीडिंग के अंदर डबल हैप्लॉइड व्हीट प्लांट, अ स्पेसिमेन टू प्रोड्यूस अ डबल हैप्लॉइड व्हीट प्लांट
A specimen is crossed with another closely related cereal plant such as maize that stimulates beginning of सेल डिफ्रेंशिएशन। ना प्लांट ब्रीडिंग के अंदर, इस वीट की ब्रीडिंग के अंदर एक और टेक्निक काम में ली जाती है जिसको बोलते हैं डबल हैप्लॉइड वीट प्लांट प्रोडक्शन, और उसके द्वारा भी इम्प्रूव्ड वीट की क्वालिटीज़ को डेवलप किया जाता है। ये टेक्निक हालांकि एक्सपेंसिव होती है एंड इट इज़ अ लिटिल बिट एक्सपेंसिव, बट ये ब्रीडर्स के लिए काफ़ी यूज़फुल है, ये उनका टाइम सेव करती है, और इसलिए अगर उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती तो उसकी कॉस्ट को ये जस्टिफाई भी कर सकते हैं हम डबल हैप्लॉइड्स के प्रोडक्शन के होने से, और जो इम्प्रूव्ड क्वालिटी वीट की हमें प्राप्त होती है फिर उसके बाद में, वो जो उसके ऊपर कॉस्ट लगती है, जो पैसा लगता है, वो कंपनसेट हो जाता है वीट की क्वालिटी जो हमें प्राप्त होती है उसके द्वारा। ठीक है, ओके।